यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी बेधा को। मूवी की शुरुआत होती है 2021 मैसूर से, जहां पे एक लड़की बस से अपने घर आ रही होती है। तभी बस में एक लड़का उस लड़की को गलत तरीके से छूता है और उसके साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश करता है। वह लड़की अपने घर आती है और अपने दादी से बोलती है कि दादी मैं आज के बाद से काम पे नहीं जाऊंगी। वह अपनी दादी को सारी बात बताती है और एक किताब को पढ़ने लगती है। तब उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हें ये सब किताबें पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी लिखी गई किताबें पढ़नी चाहिए। जिसके बाद वो लड़की अपनी दादी की लिखी गई किताब को लेकर आती है, जिसका नाम होता है द हंट बिगन, जिसमें एक कहानी होती है। लड़की उस किताब के कुछ पन्ने पलटती है, जिसमें हमें इस मूवी का कुछ आगे के सीन दिखाई पड़ते हैं। अब दादी उस किताब को अपने हाथ में रखती है और कहानी पढ़ना स्टार्ट करती है। इस कहानी का नाम किताब में बेधा होता है। अब कहानी स्टार्ट होती है और हमें 1985 का चंडीगढ़ नाम का जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम कनाका होती है, वह जेल से रिहा होती है। तभी वहाँ पे इस कहानी का लीड कैरेक्टर बेधा, जो कि इसका पिता होते हैं, वहाँ इसे एक ताबीज देते हैं, जिसे वह अपने गले में पहन लेती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों बेधा और कनिका चंदागिरी के बाजार में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर एक औरत अपनी मंडली के साथ सर्कस दिखा रही होती है। चंद्रागिरी में एक लोकल बाहुबली होता है, जिसका नाम होता है गिरिया। उसके आदमी सब मजदूरों को खरीदकर एक गुफा में ले जाते हैं और उन सब मजदूरों से काम करवाता है। और तभी एक गर्भवती औरत, जिसका पति उन गुंडों से कुछ रुपए लेता है और अपनी पत्नी से मजदूरी करवाने के लिए बोलता है, उसकी पत्नी उसे कहती है कि मेरी ऐसी हालत में मुझे मेरी मायके के यहाँ जाना है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। वहीं उस करतब दिखाने वाली औरत को ये सब गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम ये सब काम छोड़कर हमारे लिए नाच गान कर, लेकिन वह औरत ऐसा करने से मना करती है। तो अब वे गुंडे सब उसे मारने पीटने लगते हैं और वहीं वो औरत अपनी पति को कहती है कि मैं मजदूरी नहीं करूंगी, जिस पर उसका पति उस औरत को भी मारने लगता है। वहीं बेधा अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा होता है और ये सब वाकया को देख बेधा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर मौजूद उन गुंडों को बेधा एक दमदार पिटाई धुलाई करता है। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट औरत बेधा का धन्यवाद करती है और तब वहाँ पे इंस्पेक्टर रामा आती है और वो बाकी गुंडों को पकड़ती है और साथ ही वहाँ बेधा और कनाका से मिलती है। कनाका के पास एक बैग होता है, जिसके अंदर वहाँ एक पत्थर को रखी होती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर रामा को लगता है कि ये पत्थर जरूर वहाँ अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रखी होगी। इसके बाद बेधा और कनाका वहाँ से चले जाते हैं और इसी गांव में बेधा का एक लंगड़ा दोस्त, जिसका नाम दया होता है, जब ये रास्ते से जा रहा होता है, तभी इस रास्ते के बीच एक औरत जिसका नाम परी होती है, वहाँ इस लंगड़े दया को देख लेती है और देखते ही वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ दया को मारने पीटने लगती है। तब गाँव के औरतें दया को परी से बचाते हैं। दूसरी तरफ बेधा और कनाका एक पुलिस स्टेशन के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक घर में आग लगाते हैं और आग को देख पुलिस वाले सब वहाँ जाते हैं। और इसी बीच बेधा और कनाका पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जिन्हें वहाँ का इंस्पेक्टर रुद्रा देखकर पूरी तरह शौक हो जाता है। मगर तब तक बेधा इंस्पेक्टर रुद्रा का सर धड़ से अलग कर चुका होता है और कनाका अपने पत्थर से उस इंस्पेक्टर का सर फोड़ देती है, जिससे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर रामा आती है और साथ ही वहाँ पर एक वकील गिरजा भी आती है, जिसने आज तक कभी भी एक केस को भी नहीं हारी थी। रामा उससे बेधा के बारे में पूछती है, तब गिरजा बेधा के बारे में बताती है कि वहाँ एक वक्त मेरा क्लाइंट हुआ करता था। जिसके बाद कहानी जाती है 20 साल पीछे, यानी कि 1965 में, जहाँ पे कोनियाली गाँव में बेधा एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। बेधा बहुत ही ईमानदार और मेहनती के नाम से गाँव में जाना जाता था, इसीलिए गाँव के सारे लोग बेधा की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे और बेधा उस गाँव में बहुत ही खुशी से रहता था। अब रात के वक्त बेधा का दोस्त दाया बैलगाड़ी से कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसे अपने गांव का एक आदमी दिखता है, जिसका नाम बीरा होता है। वो गांव की मंदिर की चाबी अपने पास रखा होता है और वह मंदिर में चोरी करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे दाया अपने दोस्त बेधा को भी साथ लाता है। बेधा और दाया दोनों मिलकर बीरा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह इंस्पेक्टर रुद्रा आता है और बेधा रुद्रा पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने बीरा के कई बार चोरी करने के बावजूद भी इसे अरेस्ट नहीं किया, जिससे रुद्रा गाँव वालों से माफी मांगता है और बीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उसी दिन बीरा की शादी थी और उसके परिवार वाले बीरा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। जिस लड़की की शादी बीरा से होने वाली थी उसका नाम पुष्पा थी और उसके परिवार वाले सब बेधा को काफी ज्यादा कोसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई। अब बेधा को एहसास होता है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए वहाँ जाकर पुष्पा के गले में मंगलसूत्र बांध देता है। जिसके बाद लड़की के घर वाले सब बेधा को काफी ज्यादा भला बुरा कहने लगते हैं और तभी वहाँ पर गाँव का मुखिया आता है और वो पुष्पा के परिवार वालों को समझाने लगते हैं और कहते हैं बेधा बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हारी बेटी को कभी भी तकलीफ नहीं देगा
करेगा उसे हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद बेधा अपने दोस्तों और शंकरी के साथ पुष्पा की गांव जाता है और वहां पर पुष्पा से शादी कर लेता है। बेधा जब वापस अपने गांव आता है तो उसके गांव वाले सब बेधा को बधाइयां देते हैं। अब रात के वक्त बेधा पुष्पा के पास जाता है सोने के लिए, मगर पुष्पा बेधा से गुस्सा होती है और वहाँ बेधा को हाथ भी नहीं लगाने देती। तब बेधा घर के बाहर आकर सोता है। अब कहानी फिर से हमें 1985 की दिखाई जाती है, जहाँ पे दाया बेधा को शिवली गाँव में लेकर जाता है और बेधा को दाया बताता है कि माँ चामुंडी महिषासुर के मारने के बाद अपने गुस्से को छोड़कर इसी गाँव में साधना करती थी और तब एक आदिवासी औरत सिरली उनकी पूजा किया करती थी। तब से इस गांव का नाम सिरली है और यहाँ पे माँ चामुंडी की पूजा की जाती है और वहाँ का पुजारी नजापा है और उस गांव में जो भी कोई पाप करता उसे माँ देवी के सामने सजा दी जाती है। पहले तो उसे पकड़कर माँ के सामने लाया जाता है और कपूर जलाया जाता है। अगर कपूर आखिरी तक जलता रहा तो वहाँ आदमी निर्दोष है, अगर कपूर बीच में ही बुझ गया तो वहाँ आदमी गुनहगार है। उसे सजा के तौर पे मृत्यु दंड दिया जाता है और यही इस गाँव का न्याय परंपरा है और यहाँ पे पाप करने वाला कभी भी बचकर नहीं जा सकता। अब इस गांव की मुखिया की बेटी होती है जिसका नाम भाग्या होती है। वहाँ रात के समय अपनी पालतू बिल्ली के साथ खेल रही होती है। तभी बेधा और कनका भाग्या को उठाकर नजप्पा के पास छोड़ देते हैं। बेधा भाग्या के शरीर पे कुछ छिड़क देता है जिससे वहाँ काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वहाँ चिल्लाती है जिससे नजप्पा की नींद खुल जाती है और वहाँ भाग्या को संभालने लगता है। और तभी मुखिया का नौकर मल्ला भाग्या के साथ उस पुजारी को देख लेता है और उस नौकर को लगता है कि नजप्पा भाग्या को काम वासना की नजर से छू रहा है, इसीलिए वह वहाँ पे मुखिया और गांव के सारे लोगों को बुला कर लाता है। अब मुखिया के परिवार वाले सब नजप्पा को पुजारी होने की वजह से बहुत सम्मान करते थे, मगर मल्ला और गांव वाले सब नजप्पा पे आरोप लगाते हैं कि उसने भाग्या पे अपनी गंदी नजर डाली और उसे छूने की भी कोशिश की। अब नजप्पा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कहने लगता है कि मैं माँ का पुजारी हूँ, मैं कभी गलती नहीं कर सकता, अगर मैंने गलत किया है तो तुम सब मुझे माँ के पास ले चलो और मुझे वहीं सजा दो। इसके बाद गांव वाले सब नजप्पा को माँ के दरबार में लेकर आते हैं और वहाँ कपूर जलाया जाता है, मगर कपूर थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाता है, जिस वजह से गांव वालों के सामने यह सिद्ध हो जाता है कि नजप्पा ने मुखिया की बेटी पे बुरी नजर डालने की कोशिश की। और अब मुखिया को भी समझ आ जाता है कि नजप्पा ने गलत करने की कोशिश की। नजप्पा देवी माँ की कपूर बुझ जाने की वजह से वहाँ देवी माँ को ही झूठी बोलने लगता है और तभी गाँव वाले सब नजप्पा के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद वहाँ पे बेधा और कनका आती है और नजप्पा उन्हें देखते ही पहचान लेता है और वो बेधा से माफी मांगने लगता है, लेकिन तब तक बेधा उसका गला काट देता है, जिसके बाद बेधा और कनका वहाँ से चली जाती है। और तब वहाँ पे इंस्पेक्टर रामा आती है। वहाँ गांव वालों से नजप्पा की मौत के बारे में पूछती है। तब गांव का मुखिया बताता है कि 2 लोगों ने आकर इसे मारा नहीं, इसे माँ के सामने बलि दी है, हमें ये सब ठीक लगा इसलिए हम लोगों ने उनका कुछ नहीं किया। इसके बाद हम लोग को रेड लाइट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक औरत परी को देखते हैं। वहाँ एक जगह पर कभी रुक नहीं सकती, वहाँ अपनी मर्जी की मालकिन होती है और उसका रेट भी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन तभी वहाँ मार्केट में बेधा और कनका को देख लेती है। वहाँ बेधा के पास जाने ही वाली होती है, तभी इसी बीच दाया उसके आंखों में मिर्च झोंक देता है और इसी बीच बेधा और कनका वहाँ से निकल जाते हैं। अब कहानी फिर से 1965 में जाती है, जहाँ पर वकील गुरुशेखर बीरा को रिहा करवा देता है और बीरा के साथ इंस्पेक्टर रुद्रा भी मिला होता है, इसीलिए गांव वाले सब बीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब बीरा पुष्पा के पास जाता है और उसे शादी के लिए टॉर्चर करने लगता है, लेकिन पुष्पा कहती है मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। इसके बाद पुष्पा बेधा के पास जाती है और फिर दोनों बड़े प्यार से खुशी से रहने लगते हैं। अब कहानी फिर से हमें 1985 की दिखाई जाती है, जहाँ पर दाया बेधा और कनका को गिरिया के मजदूर ले जाने वाले ट्रक में चढ़ा देता है। यहाँ पर बेधा और कनका गिरिया के गुफा में पहुँच जाते हैं। वहाँ गिरिया के आदमी मजदूरों को काफी बेरहमी से पीट रहा होता है और वहाँ पर जो नए मजदूर आए होते हैं उन्हें सब बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन बेधा और कनका बैठते नहीं। इसीलिए गिरिया के साथ जो औरत होती है वो उन दोनों पे चिल्लाने लगती है, जिस वजह से कनका को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वहाँ गिरिया को लोगों को मारने लगती है। लेकिन गिरिया का खास आदमी कनिका को पकड़ लेता है और वहाँ उसे मारने लगता है। तब बेधा वहाँ पर मौजूद हर एक गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई कुटाई करता है और गिरिया के औरत के सामने उसे काट डालता है और गिरिया मरते वक्त बेधा से माफी मांगता है। जिसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर रामा पहुँचती है। तब गिरिया की औरत रामा को बताती है कि एक बाप और बेटी आए थे और मेरे पति को काट कर यहाँ से चले गए, लेकिन मेरे पति मरते वक्त उनसे माफी मांगे, जिससे रामा समझ जाती है कि ये जरूर बेधा और उसकी बेटी कनिका का काम है। जिसके बाद कहानी फिर से जाती है 1965 में, जहाँ पर पुष्पा अपने मायके से ससुराल जा रही होती है। तभी वहाँ पे बीरा आता है और वो पुष्पा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पुष्पा कहती है कि मैं बेधा को अपना देवता मानती हूँ और उसका और मेरा प्यार मेरे कोख में पल रहा है। ये बातें सुनकर पुष्पा के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद बेधा की पत्नी
पुष्पा एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद शंकरी की मौत हो जाती है, जिसने बेधा का बचपन से ही ख्याल रखा। बेधा का माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और बचपन से ही शंकरी बेधा का देखभाल की थी। अब बेधा को शंकरी की यादें याद आती है, जिसके बाद बेधा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रहने लगता है। अब कहानी फिर से 1985 में आती है, जहां पर दाया बेधा और कनिका को कैलेसी के बारे में बताता है। उसने अपने भाइयों की जमीन हड़प ली, वहाँ अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहा है, उसके पैर में लकवा मार दिया है। अब बेधा और कनिका कैलेसी के घर पे जाते हैं। अब उनको देखकर कैलेसी को पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनकी पत्नी बेधा और कनिका को खाना खिलाती है। कैल्सी का एक बेटी होती है जिसका नाम पूर्वी होती है। रात के वक्त बेधा और कनिका कैल्सी के घर पे ही सो जाते हैं और जब अगली सुबह कैल्सी की आंख खुलती है तो बेधा और कनिका गायब होते हैं और साथ ही उसकी बेटी पूर्वी भी गायब होती है। कैल्सी अपनी बेटी के याद में रोने लगता है। तब उसकी पत्नी पूछती है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से वे हमारी बेटी को ले गए। कैल्सी अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब ये सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी भी शौक में रह जाती है। अब बेधा और कनिका उसकी बेटी के साथ उसके घर आते हैं। अब कैल्सी बेधा को देखकर यह समझ जाता है कि बेधा अब मुझे माफ करने वाला नहीं है, इसीलिए वह अपने घर के अंदर जाता है और खुद को आग में जला लेता है, जिस वजह से कैल्सी की मौत वहीं पे हो जाती है। और कनिका कैल्सी के शरीर पे एक पत्थर को रखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दाया परी के पास जाता है और उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन परी भी दाया के सर पे हमला करती है, लेकिन परी जख्मी हो जाती है और वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तब इंस्पेक्टर रामा परी के पास आती है। तब परी रामा को कुछ बातें बताती है, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक 1970 में जाती है, जहां पर अब बेधा की बेटी कनिका बड़ी हो चुकी है। वह अपने पिता बेधा से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अब गांव में बीरा का आतंक काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पास की गांव में चोरी होने की वजह से वहां के लोग बीरा की कंप्लेन करते हैं और बेधा के गाँव के लोग उनका सपोर्ट करने की बात करते हैं और बेधा भी उनका साथ होता है। लेकिन पुष्पा बेधा को इन सब मामलों में न पढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन बेधा नहीं मानता और गांव वालों के साथ वहां कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में वकील गुरुशेखर बीरा की पैरवी कर रहा होता है। तब इंस्पेक्टर रुद्रा कहता है कि बीरा हमारे हाथ कभी लगता ही नहीं, वहाँ हर बार जंगल में छुप जाता है, इसीलिए हमारे हाथ कभी लगा ही नहीं। तभी बेधा भरी कोर्ट के सामने कहता है कि बीरा भले ही पुलिस वालों को हाथ न लगे, लेकिन हम लोग उसे पकड़ कर लाए हैं। इसके बाद बेधा बीरा को एक चट्टी के बोरे में से निकालता है। अब कोर्ट यहाँ देखती है कि बेधा बीरा को गलत तरीके से पकड़ा है और बेधा ने नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए कोर्ट बीरा की इलाज करवाने के लिए बोलता है और बेधा को 50 रुपए का जुर्माना और 3 दिन जेल में रहने की सजा सुनाती है। पुष्पा बेधा से मिलने के लिए जेल में जाती है और उसे इस गलती के लिए डांटती भी है और कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आप इन सब लफड़ों में मत पड़िए, लेकिन आप मेरे सुनते ही कहाँ है। पुष्पा बेधा को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। अब बेधा के गाँव में मेला लगा होता है। सभी गाँव वाले सब मेला देखने के लिए मेले में जा रहे होते हैं, लेकिन पुष्पा बेधा की न होने की वजह से वहाँ मेला देखने नहीं जाती। पुष्पा की बेटी कनिका को जुगनू पकड़ने की बहुत शौक होती है। वहाँ खेतों में जाकर जुगनू पकड़ने लगती है। तभी पास के खेत में गिरिया, नवजगपा और बीरा नशे में धुत होकर अपने खेत में ही पार्टी कर रहे होते हैं। वे सब वहाँ पर सबाब के लिए एक औरत को भी लाए होते हैं, जिसे कैलेसी लेकर आया होता है और वो औरत परी होती है। परी इन चारों को देखकर इनके साथ करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं चार के साथ नहीं कर सकती, लेकिन बीरा और नवजगपा परी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे परी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वह इन सब की पिटाई करने लगती है। वह अपने हाथ में मिसाल लेकर इन सब को मार पीटने के बाद वह खेत में जाकर छुप जाती है। अब गिरिया कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया होता है और उसे हर हाल में कोई ना कोई औरत चाहिए होता है। तभी नगजपा देखता है कि पास के खेत में कनिका जुगनू पकड़ रही है। वे लोग कनिका को पकड़ लेते हैं और उसका बलात्कार कर देते हैं। कनिका अपनी पापा को याद करती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके कुछ देर के बाद वहाँ पर दया आता है और वो कनिका को वहाँ से उठाकर पुष्पा के पास ले जाता है और वो पुष्पा को इस घटना के बारे में सारी वाकया को बताता है, जिससे पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह कनिका को लेकर उन चारों के पास जाती है और भवानी माँ की तरह उन सब पर टूट पड़ती है। एक जबरदस्त पिटाई धुलाई करती है, लेकिन गिरिया पुष्पा को एक पत्थर मार देता है, जिससे वह वहीं पे गिर पड़ती है और पुष्पा की मौत वहीं हो जाती है, जिस वजह से ये चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब बीरा वहाँ पर रुद्रा को बुलाता है और इस बारे में सारी बात बताता है। तब रुद्रा कहता है, तुम सब टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, मगर इस काम के लिए कुछ ज्यादा रकम लगेंगे। ये चारों पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन बेधा जेल से छूटकर घर आता है तो वहाँ अपनी पत्नी को मारा हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेधा के गांव वाले सब मिलकर उसकी पत्नी का क्रियाक्रम करवाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वकील गिरिजा, जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारी होती है,
वहाँ बेधा की बेटी कनिका की केस को लड़ रही होती है और दूसरी तरफ इन चारों का केस वकील गुरुशेखर लड़ रहा होता है। अब एक गवाह आता है जिसका नाम चुडाप्पा होता है। वह बताता है कि पुष्पा मुझे बचपन से चाहती थी। जब बेधा जेल गया होता है और उसके घर पे कोई नहीं था, इसीलिए वह मुझे अपने घर पे बुलाई। और जब उसकी बेटी कनका हम दोनों को एक साथ देख लिया तो पुष्पा उसे स्टोर में आग लगाकर डराने लगी। तब कनका ने पुष्पा के ऊपर पत्थर मारी और उसके हाथ में जो स्टोर था वह नीचे गिर गया और आग लगने की वजह से वह मर गई। और साथ ही इंस्पेक्टर रुद्रा भी झूठी गवाही देता है। दूसरी तरफ वकील गिरिजा कनका की मेडिकल चेकअप करवाने की मांग करती है, लेकिन उस वक्त मेडिकल चेकअप में बहुत समय लगता था। इसीलिए कोर्ट वकील गुरुशेखर के कहने पर कनका को जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जज साहिबा कहती है कि अगली सुनवाई तक वकील अपने सारे सबूतों को अच्छे से कोर्ट में पेश करे। अब इसके बाद बेधा अपनी बेटी को पुलिस वालों के साथ जाते हुए देखता है तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वह झूठी गवाही देने वाला चुडाप्पा को वहीं कोर्ट के बाहर उसे जिंदा जला देता है और वकील गुरुशेखर को भी काट डालता है। बेधा रुद्रा पर भी हमला करता है। तब तक पुलिस बेधा को पकड़ लेती है, जिसके कुछ दिनों के बाद कोर्ट अपनी फैसला सुनाती है कि कनका गैंग रेप की पक्के सबूत न मिलने की वजह से और कनका ने अपनी मां को मारा है, इसलिए कनका को 12 सालों तक बालसुधा गृह में भेजा जाता है। और ये जानकर ये चारों आरोपी काफी ज्यादा खुश होता है। अब कहानी हम लोगों को फिर से 1985 की दिखाई जाती है, जहाँ पर बेधा और कनका बीरा के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बीरा की पत्नी कनका को ललकारती है, तब कनका उसका सर धड़ से अलग कर देती है और बेधा बीरा के आदमियों को एक एक कर मार डालता है और लास्ट में बीरा को भी निपटा देता है। लेकिन इस बीच बेधा भी घायल हो चुका होता है, लेकिन अभी तक कनका और बेधा का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर रामा आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी जानती हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें अब तक अरेस्ट नहीं किया, लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ और न ही तुम्हारा हृदय पिघला, लेकिन अभी तक तुम अपने एक दुश्मन से अनजान हो। तब रामा वहाँ पर परी को बुलाती है और परी बताती है कि जब मैं उस रात उन चारों दरिंदों से भागकर खेत में आकर छुपी थी और वे चारों हैवान जा चुके थे, तब दाया कनिका के पास आया और वह अपने आसपास देखा। जब उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ा तो दाया भी कनिका का बलात्कार किया, जिसे मैंने देखते ही तुरंत उसके पैर पर हमला किया और उसका पैर उसी वक्त कट गया। लेकिन दाया मेरी आंखों में धूल फेंककर वहां से भाग गया। इसके बाद रामा दाया को पकड़कर बेधा के सामने लाती है और बेधा उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद बेधा और कनिका की बदला पूरा हो जाती है। और फिर कनका अपनी माँ की अस्थियों को नदी में बहाती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि किताब से बाहर। और जो दादी इस कहानी को पढ़ रही होती है वो इंस्पेक्टर रामा होती है और वो अपनी पोती से कहती है कि इसके बाद मैंने बेधा और कनिका को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वे दोनों अपनी सजा पहले ही काट चुके थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।